नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पहला भाग साहित्य का इतिहास दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए इसमें विभिन्न जो हमारे परिभाषा देने वाले विद्वान हुए हैं उनके परिभाषाओं को, उनके मत को भी इसमें रखा गया है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखें, सुने। अतीत के तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया गया इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास किसे कहा जाता है? जो अतीत के तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। यदि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देते हैं। तो इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। तो ये देखिए डार्क में और आपको जो दिख रही है कि भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है, ठीक है ना। तो आगे जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा। महाभारतकार ने इतिहास को ऐसा पूर्ववृत्त माना है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश देता है। तो पुराणकार महापुरुषों के चरित गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक सीमित नहीं रहा, वह उसे शिव एवं सुंदर रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास में कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोडोटस 456 से 545 ईसा पूर्व में निर्धारित किए हैं, ठीक है। और इसके बाद इनका जो है आगे बढ़ते हुए आपका पहला है इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरा है यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। तीसरा यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसकी चौथा है इसका तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होने। इसकी हैदर इसकी जगह इसके होना चाहिए था। इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। आगे पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र पर, मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर, स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी रहे हैं, किंतु यह सत्य है कि विकासवाद के बिना सिद्धांत को नहीं समझा जा सकता। साहित्य के इतिहास में हम साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। साथ ही इनके रचयिताओं, देखिए इधर अलग है रचयिताओं, तो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत टंकड़ की त्रुटियां हो जाती हैं। रचयिताओं, परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक है। आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पंक्ति कि शुक्ल के अनुसार जो उन्होंने कहा कि ऐसे भी आ जाता है कि चित्तवृत्ति का इतिहास कौन मानते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें हमें अगर याद रहेगा तो हम कहेंगे कि चित्तवृत्ति का इतिहास शुक्ल ने बताया है। तो जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास शुक्ल जी मानते हैं। तो जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है।
शुक्ल जी की यह भी धारणा है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित होती हैं उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भले ही आदर्श प्रेरित रहा हो, किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यथार्थ को महत्व देते हुए इतिहास को गवेषणा, खोज, अनुसंधान का स्वरूप प्रदान करते हुए उसमें वैज्ञानिकता का समावेश किया। इटालियन विद्वान विको 1668 से 1744 ईस्वी यह स्वीकार करता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्ति एक सी रहती है या नहीं है, इधर एक सी रहती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डार्क से इसमें लाइन है ये इसलिए की गई हैं क्योंकि आपको याद रहे, अगर पूछा जाए कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्ति एक सी रहती है। ये किसने कहा, किस विद्वान ने कहा? तो हम बता सकते हैं कि इटालियन विद्वान विको, ठीक है ना। तो इतिहास को अति रंजना एवं अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। वस्तुतः इतिहासकार अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास है। आगे है देखिए, कालिंगवुड के अनुसार इधर कुछ मिस्टेक है तो इनकी कुछ पंक्ति छूट गई है, ठीक है ना। कालिंगवुड के अनुसार इस संबंध में इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। ये पंक्ति छूट गई है और बाद में इसको बताएंगे, ठीक है। आगे है हीगल के अनुसार क्या है, 1770 से 1831 ईस्वी ने स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार अपने वर्तमान का अंतर संबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है। इतिहासकार वर्तमान के झरोखे से अतीत को देखने का प्रयास करता है। E.H. कार के अनुसार अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। तो ये किसके अनुसार है? E.H. कार के अनुसार, ठीक है ना, कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। आगे है फ्रेंच विद्वान तीन यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण परम आवश्यक है। आगे है हडसन ने, देखिए इस मत होना चाहिए था, मतलब इस अलग है और मत अलग है, इधर ध्यान दे लीजिएगा, टाइपिंग की त्रुटियां हो जाती हैं। तो हडसन ने इस मत की आलोचना यह कहकर की है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। जर्मन चिंतक भी इस तथ्य को मान्यता देते हैं कि साहित्य के इतिहास की व्याख्या तब युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। मार्क्सवादी आलोचक द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों को सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों के मूल में स्वीकार करते हुए अपने एकांकी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। इधर है आगे I.A. रिचर्ड, इस पे हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। जैसे विद्वानों ने काव्य की शैली पक्ष की व्याख्या मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। आगे है कार्लाइल
के अनुसार किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर भारतीय विचारकों ने पर्याप्त बल दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा है। इन पंक्तियों को विशेष ध्यान देना कि साहित्य के क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गतिशीलता प्राप्त करती है। उक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहित्य की इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण, हालांकि यहाँ तक ही पंक्ति हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की कि साहित्य के क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गतिशीलता प्राप्त करती है। बस इतना ही। अगर ये पंक्ति आती है, पूछी जाती है किसकी है, तो हम बता सकते हैं कि ये गणपति चंद्रगुप्त जी की है। ठीक है ना। तो इसके बाद या कि उक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहित्य की इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिक वृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये तथ्य हैं कुछ। पहला है साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा है युगीन चेतना का अध्ययन। तीसरा साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन। चौथा है साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व है, ठीक है, एवं उसके स्रोत का अध्ययन। अगला है साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। ये 5 जो है तथ्य हैं इसके। और फिर अंत में साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं, यह स्पष्ट है। निष्कर्ष है ये कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं, यह स्पष्ट है। इतिहासकार कृतिका का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। आलोचना में जहाँ मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य विश्लेषण पर। तो ये आपका जो इतिहास लेखन में जिन विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, अपने अपने विचार रखे, उनका हमने अध्ययन किया। आज सिर्फ इतना ही। आगे हम जो भी महत्वपूर्ण अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में लगता है, उसका वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो सभी मित्रों को नमस्कार।